हिंदी की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम पद परिचय के साथ उपस्थित हैं। पहले हम पद परिचय, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के आधार पर कैसे पद परिचय दिया जाए। विशेषण, इसके बारे में विशेषण क्या है, विशेष्य, प्रविशेषण, विशेषण की अवस्थाएं, ये सब हम अपने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि विशेषण का पद परिचय देते समय हमें क्या क्या लिखना होता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है विशेषण का प्रकार। प्रकार से आशय है कि विशेषण का टाइप कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, वो चीज हमें यहाँ बतानी होती है। नंबर 2, हमें लिंग बताना है, वचन भी बताना है, साथ ही साथ विशेषण की अवस्था। अवस्था से आशय मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इनमें से जो भी अवस्था है, जो हम वीडियो में चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो उस अवस्था में से हमें अवस्था बतानी है और विशेष्य के साथ उसका क्या संबंध है, विशेषण और विशेष्य क्या संबंध है, यह भी बताना है। विशेषण की यह 3 चीजें बताने के बाद, प्रकार, लिंग और वचन बताने के बाद आपको बतानी है कि वह विशेषण की कौन सी अवस्था है। अवस्था से आशय उसकी 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में वह कौन सी अवस्था में है। तो यहाँ आपने प्रकार बताया, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक, जो भी उसका प्रकार है, लिंग है, वचन है और साथ ही उसकी क्या अवस्था है। उसके साथ विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है, यह भी आपको मेंशन करना है। तो इस प्रकार से यह विशेषण का पद परिचय। अब हम बात करते हैं क्रिया के आधार पर पद परिचय कैसे दिया जाए। क्रिया के आधार पर, क्रिया के लिए सबसे पहले हमें क्रिया बतानी है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 तरह की होती है। कौन कौन सी क्रिया है? एक तो अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। अब यहाँ आप देखिए, अकर्मक और सकर्मक। यहाँ अ से हम समझ रहे हैं, अ का अर्थ हिंदी में नहीं है उपसर्ग के अनुसार, और स का मतलब है सहित। तो यहाँ आप देखिए, जहाँ कर्म सहित है अर्थात साथ में है तो वह सकर्मक क्रिया है, और जहाँ अकर्मक है अर्थात कर्म नहीं है तो वहाँ अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ आपको कैसे पहचान होगी, हम बात करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। जैसे हम बात करते हैं कि राम खाना खाता है, तो यहाँ कर्ता कौन है? राम है। कर्ता कौन है? राम है। राम खाना खाता है। क्रिया क्या कर रहा है? खाता है। तो यहाँ क्रिया है उसकी खाने की। अब वो कौन सा कर्म कर रहा है? यहाँ कर्म क्या है? खाना। यहाँ कर्म है खाना। तो राम खाना खाता है। जहाँ कर्म विद्यमान है, स है अर्थात सहित है कर्म, तो वहाँ सकर्मक क्रिया है। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे राम हंसता है। यहाँ कर्ता राम है, क्रिया हंसता है, कर्म गायब है अर्थात कर्म इसमें नहीं है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब आप और उदाहरण देखिए, जैसे लड़का फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ फुटबॉल जो है वो कर्म है, लड़का करता है और खेलता है क्रिया है। तो जहाँ हमारे पास कर्म उपलब्ध नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और जब हम क्रिया का पद परिचय देते हैं तो हमें सबसे पहले प्रकार लिखना होता है कि क्रिया कर्म के आधार पर कौन से प्रकार की है, अकर्मक है या सकर्मक है। अब हम इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ सकर्मक क्रिया हम लिखेंगे, लेकिन इस उदाहरण में हम अकर्मक क्रिया लिखेंगे। नंबर 2, लिंग, पुरुष और वचन भी लिखना है क्रिया में।
इसके साथ साथ हमें काल का भी उसमें विवरण देना है कि कार्य जो हो रहा है वो वर्तमान काल का है या भूतकाल है या भविष्यत काल है। जैसे हम बात करें कि मैंने खाना खाया, तो यहाँ हम कौन सा काल लिखेंगे? भूतकाल लिखेंगे। या मैं खाना खाऊंगा या राम खाना खाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे भविष्यत काल। या राम खाना खाता है, तो यहाँ हमें कौन सा काल लिखना है? वर्तमान काल। तो यहाँ इस प्रकार देखिए, हमने क्रिया का प्रकार लिखना है कर्म के आधार पर, अकर्मक है या सकर्मक है। दूसरा, यहाँ लिंग, पुरुष, वचन भी लिखना है और इसके बाद हमें लिखना है उसका काल, वह क्रिया जो है वो कौन से काल में हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अव्यय के आधार पर पद परिचय कैसे देना है। अव्यय के आधार पर पद परिचय देने के लिए अब हमें यहाँ अव्यय के बारे में और जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले वीडियो में इसकी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अव्यय की, पुराने वीडियोस में। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे कि इसका पद परिचय लिखते समय क्या क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें अव्यय की पहचान करनी है कि कौन सा अव्यय है। तो जब हमने पहचान कर ली तो नंबर 1 हम लिखेंगे कि उसमें अव्यय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी होता है तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि इसमें अव्यय है। नंबर 2 हम लिखेंगे कि इसमें कौन सा अव्यय है। अब मान लीजिए इसमें क्रिया विशेषण है, तो यहाँ हमें लिखना होगा कि क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर हम लिखेंगे क्रिया विशेषण। और नंबर 3 हमें लिखना है कि क्रिया विशेषण में उनमें से कौन सा प्रकार है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जो भी प्रकार है उसका हमें यहाँ पर वो प्रकार भी लिखना है। तो 3 बिंदु हमें लिखने अव्यय का पद परिचय देते समय। सबसे पहले अव्यय की पहचान करके यह लिखना है कि यहाँ अव्यय है, फिर कौन सा प्रकार है, मान लीजिए क्रिया विशेषण है तो यहाँ हमने लिखा क्रिया विशेषण अव्यय, और फिर हम लिखेंगे उनमें से कौन सा प्रकार है क्रिया विशेषण का। ये तो बात थी क्रिया विशेषण की। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है, जैसे ये पहला प्रकार था, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हमें लिखना है कि इसमें अव्यय है, फिर हमें लिखना है कि संबंध बोधक अव्यय है। अब संबंध में संज्ञा या सर्वनाम का किससे संबंध बता रहा है, यहाँ हमें इस बात को मेंशन करना है। तो 3 बातें यहाँ पे भी लिखनी है, अव्यय, उसका प्रकार, अव्यय का प्रकार, और संबंध बोधक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वो किससे बता रहा है, यह बात हमें यहाँ पर लिखनी है। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में बिल्कुल 2 बातें तो वही आएंगी कि अव्यय है और समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय में हमें उसके दोनों प्रकारों में से, दोनों प्रकार समानाधिकरण और व्यधिकरण में से कौन सा है, यह बात हमें यहाँ पर लिखनी है। और नंबर 4 हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय कोई हर्ष, कोई शोक, घृणा, तिरस्कार, इस तरह के कोई मनोभाव व्यक्त होते हैं, तो वहाँ हमें पहचान करनी है कि यह अव्यय है और कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और तीसरे नंबर पे हमें लिखना है कि वह हर्ष को सूचित कर रहा है, शोक को, घृणा, तिरस्कार, जिस मनोभाव को सूचित कर रहा है वहाँ हमें ये चीज भी लिखनी है। इस प्रकार हमने पद परिचय 5 आधारों पर यहाँ पे चर्चा की। सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर, फिर विशेषण, क्रिया और अव्यय के आधार पर। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।